Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce नोएडा। मैं प्राध्यापक हुमैरा काजी आज आपके सामने फिर से पुनः प्रस्तुत हूँ उत्पादन फलन को लेकर। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने उत्पादन फलन क्या है इस एस्पेक्ट को देखा था। आज हम जो है उत्पादन फलन की विशेषताएं तथा उसी के साथ साथ इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण अंग जिसे हम कॉस्ट का उत्पादन फलन कहते हैं, कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, वो एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। ठीक है, वैसे जहाँ तक हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये चैप्टर जो है आपका जो तीसरा यूनिट है उस तीसरे यूनिट का एक फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, और इसमें बेसिकली फंडामेंटल है कि वो उत्पादन फलन क्या है। इस यूनिट में अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो खास तौर पर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो इसके दो लॉज हैं, ठीक है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, जिसे हम जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, और लॉ ऑफ रिटर्न्स जो कहते हैं, वो बेसिकली इसके दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से इस चैप्टर में से नहीं आता। ठीक है, अभी की परिस्थिति में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस पर हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड में हो, तो ऑब्जेक्टिव मोड में हो तो फिर यहाँ पर जो है वेटेज फिर भी यहाँ पर उस प्रकार से रहेगा। चलिए देखते हैं कि आपका उत्पादन फलन जो है क्या है। उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन फलन मुख्य रूप से क्या है? रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है, कि आपने कितना अनुपात में जो है आपने संसाधन लगाए हैं और इसमें प्रोसेसिंग होने के बाद कितने अनुपात में आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसी दोनों के बीच की जो टेक्निकल रिलेशनशिप है वो आपकी उत्पादन फलन है। ओके, और प्रोडक्शन फंक्शन जिसे हम कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। पहले तो ये कि भाई भौतिक मात्रा में संबंध। जब हम बात करते हैं उत्पादन फलन की तो बेसिकली टिपिकली टेक्निकल एस्पेक्ट है। ठीक है, कि हम जो है कितना इनपुट डाल रहे हैं और कितना आउटपुट निकल रहे हैं, टेक्निकली ये सारा जो उत्पादन फलन है वो टेक्निकली रिलेटेड है। कितने यूनिट्स में आपने उत्पादन के लिए कितने यूनिट्स आपने यूज़ किए और उसका आउटपुट आपको कितने यूनिट्स में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मौद्रिक और मूल्यों का समावेश नहीं होता है। लेकिन जब हम एक उत्पादक के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो उत्पादक हमेशा यही देखता है कि भाई वो कितना इनपुट डाल रहा है, उसका आउटपुट कितना मिल रहा है। और उत्पादक, जब हम एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, उत्पादक के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो वो हमेशा ये देखता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर मिले। तो उत्पादक हमेशा जो है वो मूल्यों के दृष्टिकोण से और पैसे के दृष्टिकोण से बात करता है और उसे अपने प्रॉफिट की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि उत्पादन फलन क्या है, तो ये भौतिक मात्रा से रिलेटेड है, भौतिक मात्रा से संबंधित है। दूसरा, ये मूल्यों का समावेश इसमें नहीं होता है। तो यही है कि जो है उत्पादक जो है इसे मौद्रिक दृष्टिकोण से देखता है। ठीक है, इसमें हालांकि मौद्रिक मूल्यों का समावेश इसमें नहीं होता है। फिजिकल इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। लेकिन जब हम उत्पादक के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो वो इस एस्पेक्ट्स को उसमें इंक्लूड करता है। ठीक है, लेकिन हम जब उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं तो उसमें इसे जो है ओनली फिजिकल इनपुट और आउटपुट की बात है, भौतिक मात्रा से संबंधित है, मूल्यों का समावेश नहीं होता है। उसको उत्पादक अपने दृष्टिकोण से फिनेंशियल टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकता है और करता है। तीसरा है, इसमें बेसिकली जो दी हुई तकनीक है वो कैसी होती है? समान रहती है। ओके, हम मानकर चलते हैं कि जो दी हुई तकनीक है वो समान रहेगी। अगर तकनीक में परिवर्तन किया जाए तो फिर से वो उत्पादन फलन जो है आपको जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दूसरे रूप से फिर से आपको उसका रिजल्ट्स अलग मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि जो तकनीक है वो सामान्य है। ओके, उसी प्रकार से ये एक विशेष समय अवधि के दौरान की गई एक विशेष समय अवधि से रिलेटेड होता है। ठीक है, विशेष समय अवधि में हम इसको कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने इससे पहले कि आपको वीडियो लेक्चर में ये बोला था कि यदि हम एक दिन की बात करें कि 8 घंटे में एक फर्म जो है या एक कारखाने में कितना उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पर जब हम 8 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो टाइम एलिमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। या फिर एक महीने में एक फर्म का कितना उत्पादन होता है या एक साल में एक फर्म कितना उत्पादन करती है, जो उसी प्रकार की दी हुई तकनीकों को यूज़ कर।
उसी प्रकार से साधनों का प्रतिस्थापन पॉसिबल है, ठीक है। जो साधन है उसमें जो इनपुट्स हम डाल रहे हैं, जो संसाधन हम यूज़ कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी, ठीक है, कम ज़्यादा कर साधनों का प्रतिस्थापन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो साधन है उसमें उनकी क्वांटिटी को हम कम ज़्यादा कर एक साधन को दूसरे साधन से सब्स्टिट्यूट कर हम जो है उत्पादन फलन में उत्पादन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका हमको आउटपुट फिर उसी हिसाब से मिलता है। ओके, तो साधनों का प्रतिस्थापन यहाँ पर पॉसिबल है। उसी प्रकार से अल्पकाल में कुछ साधन ही क्या है, कुछ साधन कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अल्पकाल में मैंने इससे पहले कहा आपको कि ये जो उत्पादन फलन है अल्पकाल में भी आप अल्पकाल के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, दीर्घकाल के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। अल्पकाल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। और दीर्घकाल में हम दीर्घकाल की समय अवधि में यही उत्पादन फलन को देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसमें अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों ही समय अवधि में आप उत्पादन फलन को देखते हैं। लेकिन जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो अल्पकाल में जो है जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते। हम सारे फैक्टर्स की जो क्वांटिटी है उनको वेराई नहीं कर सकते। सिर्फ एक फैक्टर की क्वांटिटी को और कुछ एक या दो उसमें से हम कुछ फैक्टर की क्वांटिटी को ही एक फैक्टर की क्वांटिटी को ही बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, वेराई कर सकते हैं। जबकि दीर्घकाल में जो है सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जितने भी इनपुट हम डाल रहे हैं वो सारे इनपुट की क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, वेराई कर सकते हैं, इनपुट को वेराई कर सकते हैं। तो जो अल्पकाल है, अल्पकाल में स्थिर रहेंगे साधन, दीर्घकाल में सारे साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। सभी के जो है उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका उत्पादन फलन की विशेषता है, ठीक है। उसी प्रकार से उत्पादन फलन में एक मुख्य रूप से एक जो इम्पोर्टेंट उत्पादन फलन है वो कॉल्म-डगलस का उत्पादन फलन है, ठीक है। जब हम कॉल्म-डगलस के उत्पादन फलन की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का उत्पादन फलन है। अब ये जो उत्पादन फलन है ये किसने दिया था, कॉल्म और डगलस, दो इकोनॉमिस्ट, एक्चुअली वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो टेक्निकल पर्सन थे, इंजीनियर्स थे, जिन्होंने अमेरिका में बेसिकली बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, ठीक है। अमेरिका में इंडस्ट्रीज़ का रिसर्च करी और उनका फाइनल कंक्लूजन उन्होंने कुछ निकाला और उसी कंक्लूजन को जो है वो उनका उत्पादन फलन का नाम से जोड़ा गया है और उसी का हम कहते हैं कॉल्म-डगलस का उत्पादन फलन, ठीक है। तो कॉल्म-डगलस का उत्पादन फलन जो है वो इस इक्वेशंस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, P = K LAC1 - A, ठीक है। जहाँ पर P आपका क्या है, P आपका है कुल उत्पादन। ये जो आपका उत्पादन फलन है कॉल्म और डगलस का उत्पादन फलन जो है बेसिकली दो फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ठीक है। दो फैक्टर्स इनपुट यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। ये दो फैक्टर्स इनपुट क्या है, एक है आपका श्रम, दूसरा है पूंजी। यहाँ पर हम दो फैक्टर्स इनपुट की बात कर रहे हैं, एक है आपका कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हम कंसीडर कर रहे हैं, श्रम की बात पूंजी की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से लेबर जिसे हम कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल लेबर जिसे हम श्रम कहते हैं। तो लेबर और कैपिटल ये दो इनपुट को इसमें कंसीडर किया गया है, ठीक है। इसलिए कॉल्म और डगलस के उत्पादन फलन को हम जो है टू फैक्टर्स वाला उत्पादन फलन भी कहते हैं। तो दो फैक्टर्स हैं इसमें, ये एक रेखीय समारोह का उत्पादन फलन लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार से ये जो है पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है जो कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। आप इनपुट जैसा डाल रहे हैं वैसा ही आपको उतने ही गुना आउटपुट उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे अगर हम इनपुट को m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आउटपुट भी m इंटू रहेगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है, कांस्टेंट रिटर्न को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हम बात करते हैं कि दो फैक्टर्स हैं, एक है आपका लेबर और दूसरा है कैपिटल। ये दो फैक्टर्स में जो है अनुपात जो फैक्टर्स का है वो क्या है,
3:4 और 1:4 का। मतलब यहाँ पर हम जो है क्या लेबर जो है 3:4 है और आपका लेबर जो है 3:4 है और आपका जो कैपिटल है वो 1:4 का है। मतलब आपने कैपिटल अगर लेबर आपका 75% है, आपका यहाँ पर कैपिटल कितना है 25%। ठीक है, तो ये अनुपात में जो है आपके दोनों फैक्टर्स यूज़ होते हैं उत्पादन में, और उसकी बेस पर आपको जो आउटपुट मिलता है वो कांस्टेंट रिटर्न वाला आपका आउटपुट यहाँ पर दर्शाया जाता है। कांस्टेंट रिटर्न्स बेसिकली स्थिर प्रतिफल को ये दर्शाता है। ये चीज़ जो है कांस्टेंट रिटर्न वाली बात जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न बढ़ता हुआ अनुपात, ठीक है, उसी प्रकार से स्थिर और आपका घटता हुआ प्रतिफल जो है, ये तीनों एस्पेक्ट्स जो है हम ये दीर्घकाल की समय अवधि में जो उत्पादन फलन की बात कर रहे हैं उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को इतना ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो ये आपका उत्पादन फलन है, कॉफ-डगलस का जो उत्पादन फलन है वो मुख्य रूप से स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ए और सी की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों भी जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है। ठीक है, के तथा ए दोनों जो है धनात्मक स्थिर है, स्थिर चर है। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं जो इसमें यूज होते हैं। तो मुख्य रूप से उत्पादन कॉफ-डगलस का उत्पादन फलन जो है इस प्रकार से आपको दिखेगा, P = K × LA C1 - A। ठीक है, जहाँ पर आपका K जो है K और A दोनों जो क्या है, दोनों धनात्मक स्थिर चर है, पॉजिटिव कांस्टेंट है और आपका पॉजिटिव वेरिएबल है बेसिकली, और L जो है आपका लेबर है और C आपका क्या है, कैपिटल है, और इनका जो रेशियो है वो क्या है 75% और 25%। इस परसेंटेज में ये दोनों भी चीज़ दर्शाई है, 3:4 और 1:4। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स जो है हमने इसमें देखे हैं। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम जो है आपका अल्पकाल में उत्पादन फलन, जिसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, और उसके बाद दीर्घकाल में उत्पादन फलन जिसे हम लॉ ऑफ रिटर्न्स कहते हैं, वो एस्पेक्ट्स हम देखेंगे। थैंक यू।